हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बीके यादव, मैथ्स विद बीके यादव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का मैथ का सिलेबस और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर्स। जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि 31 जनवरी को सीटेट का पेपर लगा है। इसके लिए तैयारी पूरे जोरों शोर पे है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नंबर्स ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट की दृष्टिकोण से। इससे हर साल एक से दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और ये बहुत ही इजी चैप्टर भी है, बहुत इजी चैप्टर है। और हम लोग पढ़ेंगे उतना ही पढ़ेंगे जितना सीटेट में आता है या उससे थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे बस। और आप लोग जानते हैं कि सीटेट में सिर्फ और सिर्फ एमसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब देखिए नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल होता है, एक और इमेजिनरी होता है। यानी दो पार्ट नंबर के हम कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी हम लोग के सिलेबस में है नहीं, यानी फीचर में इमेजिनरी पे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं आई से। इसको आई से क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। यानी हम अगर आई बराबर निकालें तो अंडर रूट -1, यानी रूट में अगर माइनस के साथ कोई संख्या आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हम जानते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। अब रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं। इसमें भी इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं, इसके भी दो पार्ट, इसका भी दो पार्ट करेंगे। तो एक तो हो जाएगा डेसिमल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए, इसमें पहला है दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल। और दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, दशमलव संख्याएं के भी दो पार्ट हो जाते हैं। दशमलव संख्या हम जानते हैं कि क्या क्या दो तरह की दशमलव संख्याएं होती हैं। एक तो होती है रिपीटेड, जो हमेशा बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे हम लिखते हैं कि 0.33333 ऐसे रिपीटेड होते जाती है, या 0.66666 रिपीट होते जाता है। और एक होता है नॉन रिपीटेड, जो ऐसे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 3 6 8 ऐसे ये जाता है लेकिन रिपीट नहीं होता है। तो दशमलव में भी दो तरह की संख्या हम रख सकते हैं। एक लिख सकते हैं रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड, ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि रिकरिंग लिख सकते हैं ना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसको रिकरिंग और इसको नॉन रिकरिंग लिख सकते हैं। इसी को टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं।
टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आशा करता हूं कि इतनी इंग्लिश से तो आप किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी इंग्लिश है। टर्मिनेटिंग जिसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे टर्मिनेट का मतलब क्या है कि कोई दशमलव कोई संख्या दिया है, उसको हम p बाई क्यू के p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान दीजिए, अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या क्या आ जाएगा? √2, √3, √5, पाई। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाई। एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछ भी चुका है कि पाई कैसी संख्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, यानी कैसी दशमलव संख्या है। हम इसे क्या कह सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यानी परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये ध्यान दीजिए, ये पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन अप्रॉक्स होता है। ये एकदम हूबहू वही नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि हाँ लगभग 22/7 पाई का मान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या हिंदी में, और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि पहला पॉइंट है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई पूर्णांक है, हम मान लीजिए 4 मान लीजिए हम 4 कोई पूर्णांक मान लीजिए, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं। 16/4 लिख सकते हैं। तो ये p बाई यानी 4 को हम इसमें लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में देखिए लिख सकते हैं। 4/1, 16/4, ये सब क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी सारे पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए। ऐसे एक लीजिए, एक भी एक पूर्णांक है, तो एक को भी 1/1 लिख सकते हैं ना। 3/3 भी लिख सकते हैं एक को। क्यों? 3 से 3 कटेगा तो फिर से वापस एक ही आ जाएगा। यानी जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग कि मान लीजिए कोई संख्या है x और y, संख्या के बीच की परिमेय संख्या x + y/2 होती है। ध्यान दीजिए, इसको बस याद रखिए। इसके आधार पे अभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और पूछा भी गया है। सीटेट में कई बार इस आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि दे दिया है -1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? -1/2 + 1/4 और इस सबके बटे 2, इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? -2 + 1/4 और /2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यानी -2। और यहाँ 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा।
इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा -1 और बटे 4 बटे 2 यानी 4 गुणे 2 इसको हम लिख सकते हैं यानी -1 बटे 8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ध्यान दीजिए, ऐसे ही मान लीजिए फिर से पूछ दीजिएगा कि -5 बटे 6 और 7 बटे 8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए फिर से इसको भी ऐसे कर लेंगे, -5 बटे 6 प्लस 7 बटे 8 और सबके बटे 2 कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 6 चौका 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, या 8 3 का 24, 6 से भाग देंगे 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 2 5 में करेंगे तो 4 5 20 -20 आ जाएगा, प्लस यहाँ 8 से जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और सबके बटे 2, क्योंकि सबके बटे 2 है ही। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 20 में से 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और बटे 24 गुणे 2 यानी 48, 1 बटे 48 ये आंसर। ये पूछा गया सवाल है एक बार सीटेट में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यदि x बराबर 2 बटे 3 तथा y बराबर 3 बटे 4 हो तो x माइनस वाई का इनवर्स और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स, x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट का, आप लोग पेपर उठा के प्रीवियस पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, x माइनस वाई का इनवर्स करना है, तो x माइनस वाई सबसे पहले कर देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 बटे 3 माइनस 3 बटे 4, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 माइनस 3 त्रिका 9 यानी -1 बटे 12 आ गया। अब इसका इनवर्स करना है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या पे अगर एक पे इनवर्स है, एक पे घात -1 है तो इसका मतलब हो गया 1 बटे 1, या 2 पे -1 है तो इसका मतलब क्या है 1 बटे 2, ये नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब इसका उल्टा। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा -12, माइनस तो रहेगा ही, माइनस नहीं कहीं जाएगा, -12, या इसको हम लिख सकते हैं -12 बटे 1 लिख सकते हैं ना, यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 है तो उसको छोड़ देते हैं। हम जनरली मानते हैं कि हर संख्या के नीचे 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 का अगर भाग 12 देंगे तो हमेशा 12 ही आएगा। फिर दूसरा ऐसे x का इनवर्स, अब x का इनवर्स कर लेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा x का इनवर्स का मतलब क्या हो गया 3 बटे 2, और y के इनवर्स का मतलब क्या हो गया इसका उल्टा 4 बटे 3। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी x का इनवर्स माइनस y का इनवर्स। इतना लिखना नहीं है आप लोगों को, बस समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए 3 बटे 2 माइनस 4 बटे 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यानी 1 बटे 6। अब इनके बीच का हम क्या ज्ञात करेंगे, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, अगर x और y दो संख्याएं हैं उनके बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो x प्लस वाई बटे 2 ये फार्मूला होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी -12 प्लस 1 बटे 6 और सबके बटे 2 यानी 12 बटे 1 हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 12 छके 72 यानी -72, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 बटे 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी आएगा -71 बटे 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। ये तो टोटल हो गया दशमलव।
यानी परिमेय संख्या से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, परिमेय संख्या से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पूर्णांक पे, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब हम पढ़े थे, यानी संख्याओं के वर्गीकरण में पढ़े थे, पहला नंबर दशमलव हम पढ़े थे, दूसरा पूर्णांक पढ़े थे, इंटीजर। तो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर को देख लेते हैं। पूर्णांक, ध्यान दीजिए, पूर्णांक को भी दो भागों में हम बांट देते हैं, दो नहीं तीन भागों में बांट देते हैं। ध्यान दीजिए, फिलहाल तो दो ही भाग में है। पहला धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, ये कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव इंटीजर एक से लेके कहां तक, 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है। और निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ये कहां से कहां तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 -3 -2 -1 यहां तक होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों में जीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जीरो भी एक क्लासिफिकेशन हो गया इसका। यानी जीरो क्या है, जीरो जो है, शून्य जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंटीजर। जीरो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर। तो एग्जाम में कभी पूछ दे कि जीरो क्या है, तो क्या कहेंगे, ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, वो क्या है, बीच का है, यानी इंटीजर बोलते हैं। इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये होते हैं, एक से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब इसमें जीरो हम शामिल कर देते हैं, 0 1 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब निगेटिव इंटीजर तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीजर पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से एक क्वेश्चन पक्का हमेशा हर साल बनता है, ध्यान दीजिए। यानी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक को भी बांट लेते हैं दो पार्ट में। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लीजिए सीटेट में एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। ध्यान दीजिए, सम संख्या, और विषम संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, इवेन नंबर, और ये ऑड नंबर। ठीक है, इवेन नंबर क्या होता है, वो संख्या जो दो से कट जाए। इवेन नंबर क्या है, सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, यानी जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे, 2 4 6 8 इनफाइनाइट नंबर ये भी होते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, जो दो से न कटे, जो दो से पूरा विभाजित
9 हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है अभाज्य। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर, PRI, प्राइम नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हों, या तो एक से वो कट जाए या स्वयं से कटे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर यानी ओनली 2 फैक्टर, यानी 1 or itself, या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। और कंपोजिट नंबर जो 2 से अधिक गुणनखंड रखे। ध्यान दीजिए, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ये सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड रखे, 2 फैक्टर रखे, या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। और क्या है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 2 से अधिक गुणनखंड रखे, यानी जो जैसे मान लीजिए 4, वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 3 फैक्टर हो गए ना इसके। 4 के 3 फैक्टर हो गए। ऐसे 8 के भी कई फैक्टर हो जाएंगे, 4 फैक्टर हो जाएंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से स्वयं अपने आप से कटेगा, यानी 4 फैक्टर हो गए। यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं। जैसे ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, इस तरह की क्या है? ऐसे इनफाइनाइट तक। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है। केवल 9 क्या है? ऑड नंबर है। भाज्य संख्या क्योंकि उसके गुणनखंड देखिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी उसके फैक्टर 3 हो गए, इसलिए वो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? 4, 6, 8, 10, ये जितने भी हैं ये क्या है? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं आप लोग। फिर आगे चलते हैं हम। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, सीधे स्टेटमेंट देगा और पूछ देगा, तो उसको आप लोगों को याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है और उस टाइम किसी को पता नहीं रहता है। मतलब लोग याद ही नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं इतनी छोटी छोटी बातें हैं कौन याद करे। लेकिन ध्यान दीजिए, सीटेट का जो सिलेबस है वो कक्षा 5 है, यानी जो प्राइमरी लेवल है वो 5 ही तक है। ये है यानी क्लास 5 तक के मैथ से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसी में ही वो टिपिकल क्वेश्चन बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे
क्या है, दो क्या है, इस तरह से नोट कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी दो सबसे ध्यान दीजिए दो केवल एक ही अभाज्य ध्यान दीजिए दो केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होती है, यानी दो क्या है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है, विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 97। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101, 101 सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ऐसे भी कभी पूछ देता है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। एक से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, फिर ऐसे ही पूछ देता है 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, अब दोनों मिला के पूछ दे अगर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो आप लोग जानते हैं 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है, 100 संख्या होती हैं। और 1 से 50 तक हम 1 से 50 तक निकाले हैं और 50 से 100 तक निकाले हैं, 15 10 25, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई, 25। ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, टोटल 25 हो गई। अब यही अगर पूछ दे कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, ध्यान दीजिएगा ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, घुमावदार। 1 से 100 तक भाज्य
संख्याओं की संख्या क्या होगी? आप लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक कितने हो जाएंगी? 1 से 100 तक 25 हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो जितनी बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। 75 भाज्य संख्या होंगी। 100 माइनस 25 यानी 75 एम्फर, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया रहेगा 75, लेकिन 75 सही नहीं है। आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि एक जो है वो एक न तो भाज्य है, भाज्य संख्या, और न ही अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, इसलिए जो भाज्य संख्याओं की संख्या है वो 75 नहीं होगी, 74 होगी, क्योंकि एक तो निकल जाएगा ना उसमें से। 25 तो है अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में, और 1 से 100 तक में 75 नहीं 74 है भाज्य संख्या, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो कितना आंसर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा, 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 74 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सीटेट में किस तरह से इस इंटीजर यानी पूर्णांक से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, दिया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। दूसरा दिया है अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा दिया है एक अभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर रखती है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर रखती है। और चौथा दिया है एक अंक की केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ाए हैं जो स्ट्रक्चर बनाए थे, अगर उसको आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन अभी आप तुरंत टिक कर देंगे। ध्यान दीजिए, अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये तो सही है। अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं, ये सही है। एक अभाज्य संख्या केवल 2 फैक्टर रखती है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आप लोगों को कि अभाज्य संख्या केवल या तो स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, यानी उसके 2 फैक्टर क्या कितने होंगे? 2 होंगे, यानी ये भी सही है। एक अंक की केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्या एक अंक की मतलब एक अंक की संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही एक अंक की संख्याएं हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 6 7 8 9, यही एक अंक की संख्याएं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, एक को तो हटा दीजिए पहले, एक ना अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वो क्या है? 2 है, और 2 सम संख्या भी है, मैंने लिखवाया ही है। यानी एक तो एक संख्या 2, फिर एक 3 और एक 5 और एक 7, यही 4 अभाज्य संख्या होंगी। यानी एक अंक की एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। एक अंक की केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, संख्याएं होती हैं। क्यों विषम संख्याएं होती है भाई? 9 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन क्या है? अभाज्य तो नहीं है, भाज्य है। इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। देखिए 9, ये तो 9 से कट जाएगा, 9 1 से कट जाएगा, और 9 3 से भी कट जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कौन सा कथन सत्य है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। चौथा ऑप्शन दिया है एक अभाज्य संख्या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती हैं। ध्यान दीजिए, हम देखते हैं अपने ऑप्शन को। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, ये जरूरी नहीं है, गलत है ये, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है, लेकिन क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे ही सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 9 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन क्या है? वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? भाज्य और अभाज्य। ऐसे ही अनंत अभाज्य संख्याएं होती है, ये सही है, मैंने बताया भी है, लिखवाया भी है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 3 5 7 11, ऐसे ही कहां तक? अनंत तक जाती हैं।
ये चौथा ऑप्शन देख लीजिए, एक अभाज्य संख्या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या दो को हम ले लिए, 2 गुणे 3 बराबर क्या आ रहा है? 6। यह अभाज्य नहीं है। ऐसे ही अगर ले लिया जाए ऐसे 1 गुणे 2 यानी 2, ये भाज्य आ रहा है, लेकिन हमेशा हमें ये जो कह रहा है एक अभाज्य संख्या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणन के रूप में लिखी जा सकती है, ये हमेशा नहीं सही आता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, इसलिए ये क्या है? कथन गलत है। यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के पूर्णांक से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा को प्राइम और जुड़वा अभाज्य। ध्यान दीजिए, अभाज्य और जुड़वा अभाज्य से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है दिसंबर 2019 के एग्जाम में। सीटेट दिसंबर 2019 के एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है। मैं वो बता के आगे बढ़ता हूं। ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, इसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य। और इसको क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? ध्यान दीजिए, अभाज्य क्या होता है? एक सेट होता है। दो प्राइम नंबरों का क्या होता है? यानी दो अभाज्य संख्याओं का एक सेट होता है। सेट मतलब संघ होता है। ठीक है, जिसका यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या है? एक है। जिसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, हैविंग एचसीएफ HCF 1। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे 1 और 9 ये दोनों क्या है? प्राइम है। लेकिन ध्यान दीजिए 1 और 9 इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 5 इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 और 11 इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये सेट है। इसको जब भी अभाज्य यानी को प्राइम नंबर लिखे जाएंगे तो इसी तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, सेट के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, और जुड़वा अभाज्य क्या होता है? ध्यान दीजिए, सेट ऑफ 2, यहां 2 बढ़ा लीजिएगा। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, डिफरेंस बिटवीन 2 यानी जिसके बीच में डिफरेंस क्या हो? हैविंग डिफरेंस ठीक है, ऐसे लिख दिया, हैवी डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसे प्राइम नंबर यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का सेट जिनके बीच डिफरेंस कितना हो यानी अंतर कितना हो? 2 हो। जिसके बीच अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे 5, 7 और क्या है? 11, 13 इस तरह से 17, 19 इनके बीच के में अंतर कितना है? 2। इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 2। यानी ऐसा सेट ऑफ प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा था कि 1 से लेके 100 तक कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक
कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, 8। 1 से लेके 100 तक 8 जुड़वा संख्याएं होती हैं, केवल और केवल 8 जुड़वा संख्याएं, 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा गया है, कह रहा है, और जो क्या है, अभाज्य संख्या से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है यदि यक्ष करणी में 243 बराबर वाई करणी में 867 हो, जहां यक्ष और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तब यक्ष माइनस वाई ज्ञात कीजिए। तब क्या कीजिए, यक्ष माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यक्ष करणी में 243 बराबर वाई करणी में 867। वाई को अगर हम इधर कर दें तो यक्ष बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 867 बटे करणी में 243। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा होल करणी लिख सकते हैं, 867 बटे 243। 3 से अगर काट दें तो 3 दूनी 6, 2 8 और 8 3 24 और 9 3 27। 3 से काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 289 बटे 81। यानी 289 किसका वर्गमूल होता है, यानी 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17, और 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9। यानी यक्ष बटे वाई का मान क्या आ गया, 17 बटे 9। यानी यक्ष का मान 17 और वाई का मान क्या, 9। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब हम इसको, हमसे पूछा क्या है, यक्ष माइनस वाई ज्ञात कीजिए। तो यक्ष माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 8। हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी होगी। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।